गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस जूम क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज के इस क्लास में आपको गैसियस स्टेट यूनिट को आगे बढ़ाते हुए जो शेष गैसीय नियम हैं उनको डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो गैसीय नियम, बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम और परम ताप, इसको डिस्कस किया। तो आज का हमारा जो तीसरा इंपॉर्टेंट नियम है, थर्ड, उसको कहते हैं दाब ताप नियम, प्रेशर टेम्परेचर लॉ। और ये चार्ल्स ने दिया, चार्ल्स का दाब ताप नियम कहते हैं। ये तीसरा नियम है, ये भी काम आएगा आपको। तो इस नियम के अनुसार ये नियम क्या कहता है, इसमें पहले नियम में हमने बॉयल के नियम में ताप को स्थिर किया, चार्ल्स के नियम में दाब को स्थिर किया और इसमें स्थिर करेंगे आयतन। स्थिर आयतन पर आयतन स्थिर कर दिया, स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के सीधे समानुपाती होता है। इसे दाब ताप नियम कहते हैं। दोबारा सुनेंगे, स्थिर आयतन पर, आयतन स्थिर है, किसी भी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के सीधे समानुपाती होता है। P is directly proportional to P is equal to K into T, P upon P is equal to K, जहाँ K एक स्थिरांक है। गैस की निश्चित मात्रा लिया है, उसके लिए अब अगर दो भिन्न भिन्न दाबों, क्रमशः ये भिन्न भिन्न दाब दिए T1 और T2, इन दाबों पर जो ताप है तो T1 और T2 है, तो इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार ये बन जाएगा आपका P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। अथवा इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 बराबर इस तरह। तो इस नियम को चार्ल्स का दाब ताप नियम कहते हैं। और एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरे नाम से आता है, इस नियम को अमंटन्स लॉ भी कहते हैं। अमंटन्स लॉ, अमंटन का नियम भी कहते हैं। तो इसके दो नामों से जाना जाता है, चार्ल्स का दाब ताप नियम या अमंटन्स लॉ कहते हैं। तो ये कहलाता है हमारा दाब ताप नियम। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक नियम और देखते हैं, गैलू-शैक का नियम। ये भी आपको काम आएगा। गैलू-शैक, ये वैज्ञानिक हुए हैं, ये इन्होंने भी एक छोटा सा नियम दिया, उसे गैलू-शैक लॉ या गैलू-शैक का नियम कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए। तो इस नियम के अनुसार ये गैलू-शैक ने क्या बताया, इन्होंने कहा कि जब गैसें परस्पर अपक्रिया करती हैं, जब गैसें परस्पर अपक्रिया करती हैं तो समान ताप और दाब पर अपकारक पदार्थों के जो आयतन है, अपकारकों के आयतन या अपकारक पदार्थों के आयतन तथा अपक्रिया में बने गैसीय उत्पादों के आयतन में एक सरल अनुपात होता है या एक सरल पूर्णांक होते हैं। इस नियम को गैलू-शैक का नियम कहते हैं। दोबारा, जब गैसें परस्पर अपक्रिया करती हैं तो समान ताप और दाब पर अपकारकों के आयतन तथा अपक्रिया में बने गैसीय उत्पादों के आयतनों में एक सरल पूर्णांक अनुपात होता है या एक सरल पूर्णांक होते हैं। इससे हम गैलू-शैक का नियम कहते हैं। इस नियम को समझ सकते हैं उदाहरण से, अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस की 1 मोल लिया, 1 मोल क्लोरीन से क्रिया कराई, हमने क्लोरीन का 1 मोल लिया, तो इनकी क्रिया से परस्पर 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड के बनते हैं। इसका 1 मोल लिया, इसका 1 मोल लिया, तो हमें हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 मोल बनते हैं। तो इनके आयतनों में अपकारक के और उत्पाद के जो आयतन है उनमें एक सरल पूर्णांक होता है। इसे हम गैलू-शैक का नियम कहते हैं। छोटा सा नियम था। ऐसे ही आप जल का भी देख सकते हो उदाहरण।
हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है ट्वाइस H2 प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस H2O। 2 मोल हाइड्रोजन ने 1 मोल ऑक्सीजन से अब क्रिया की तो 2 मोल जल के बने, तो इनके में भी निश्चित पूर्णांक अनुपात पाया जाता है। इसे गैलू-शेक का नियम कहते हैं। इसके बाद अगली बात आती है आदर्श गैसें, आइडियल गैस, या इसको दूसरा नाम देते हैं परफेक्ट गैस। जब भी हमने उसकी ओर बढ़े, आदर्श गैस किसे कहते हैं? वे गैसें जो ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में, वे गैसें जो दाब और ताप की सभी परिस्थितियों में वायल और चार्ल्स के नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं, उन्हें हम आदर्श गैसें कहते हैं। आदर्श गैसें, अब पूछेंगे सर कौन सी आदर्श गैसें हैं? तो आदर्श गैस कोई नहीं है, ये एक काल्पनिक गैस है, कल्पना की गई। कोई एक ऐसी गैस होगी जो बॉयल और चार्ल्स के नियमों का दाब और ताप की सभी परिस्थितियों में पालन करेगी, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई भी गैस नहीं पाई गई जो ये आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करे। तो आदर्श गैसें वास्तव में एक काल्पनिक गैस है, और अन्य गैसें जो होती हैं वास्तविक, वो इस नियम से विचलन प्रदर्शित करती हैं। तो कोई गैस नहीं है आदर्श गैस, ठीक है? हमको डेफिनेशन इसकी आना चाहिए। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगली बात करने जा रहे हैं हम, एक ही में करेंगे हम गैस इक्वेशन, गैस समीकरण, और इसी के साथ हम जोड़ देते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। इन दोनों को मिक्स कर देते हैं एक ही जैसी गैस समीकरण और आदर्श गैस समीकरण। अब आपने जो अब तक नियम देखे थे, उन 3 कारकों में से एक कारक को हमने स्थिर किया था, शेष बचे हुए 2 कारकों में संबंध स्थापित किया था। अगर एक साथ तीनों कारकों का अध्ययन करना हो तो हमें गैस समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो सुनिए, वह समीकरण जो किसी गैस के ताप, दाब और आयतन में संबंध व्यक्त करती है, उसे हम गैस समीकरण कहते हैं। तीनों में एक साथ रिलेशन बताएगी, दाब, ताप और आयतन, उसे गैस समीकरण कहते हैं। अब इस गैस समीकरण की हम उत्पत्ति करने जा रहे हैं, उसी से आइडियल गैस निकलेगी। अभी इससे पहले आप चाहें तो 1 मिनट में एक नियम और देख लीजिए, उसको भी आएगा। तो पहले इसको हम यहाँ रोकते हैं थोड़ा सा, गैस समीकरण को। अवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो का नियम, इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमको आदर्श गैस में, तो देख लेते हैं इसको। तो अवोगाड्रो ये भी एक वैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने क्या कहा, इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, इसे अवोगाड्रो का नियम कहते हैं। दोबारा सुनेंगे, इस नियम के अनुसार गैस समान ताप और दाब पर, इनकी कंडीशन समान रहेगी, गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, इसे हम अवोगाड्रो का नियम कहते हैं। और इस नियम से 2 निष्कर्ष निकले। पहला निष्कर्ष ये प्राप्त हुआ कि समान ताप और दाब पर अगर कोई गैस है, उसका आयतन भी है, और उसमें अगर मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या स्मॉल n है, तो इस नियम के अनुसार उन्होंने कहा कि समान ताप और दाब पर किसी गैस के समान आयतन में अगर n मोल उपस्थित हैं, तो वो आयतन उस गैस के अणुओं की संख्या के सीधे समानुपाती होता है। और कहा V is directly proportional small n। V गैस का आयतन है, n गैस के आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या है, तो इसको हमने यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाया, एक स्थिरांक लिया Bn, जहाँ Bn एक स्थिरांक है जिसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं, और इसका नाम है मोलर वॉल्यूम, मोलर आयतन, इसको मोलर आयतन कहते हैं, मोलर वॉल्यूम, एक स्थिरांक। पहला निष्कर्ष ये निकला। सेकंड निष्कर्ष ये निकला कि गैसों के समान आयतन में
जो अणुओं की संख्या होती है किसी भी गैस के एक मोल में अणुओं की संख्या समान होती है और उस संख्या को हम अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। और इस संख्या का जो नाम होता है, मान जो होता है अवोगाड्रो संख्या, इसको Na से प्रदर्शित करते हैं अवोगाड्रो नंबर। और ये वैल्यू होती है 6.023 into 10 to the power 23। अगर आपने मोल लिए हैं, एक मोल में देख रहे हैं तो इतने मोल आएंगे, एक अणु में देख रहे हैं तो इतना अणु आएगा, अगर एक परमाणु में देख रहे हैं तो इतने परमाणु आएंगे। जो इकाई आप लोगे वही यहाँ पर आपको लिखना है, तो इसे हम अवोगाड्रो का नियम कहते हैं। अब हम इन नियमों की सहायता से इस आदर्श गैस की व्युत्पत्ति करने जा रहे हैं समीकरण की। तो देखते हैं, पहला आते हैं वापस आदर्श गैस समीकरण को कैसे करेंगे। तो पहले देखते हैं हम स्थिर या बॉयल के नियमानुसार सब नियमों को लगाएंगे हम। फर्स्ट लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल का नियम था स्थिर ताप पर किसी भी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इक्वेशन 1। सेकंड अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी भी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के सीधे समानुपाती होता है, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड, अब हम थर्ड यहां लेते हैं। तीसरा पॉइंट अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो लॉ। अवोगाड्रो के नियम के अनुसार किसी भी गैस की निश्चित मात्रा में आयतन में मोलों की संख्या n होती है, तो V is directly proportional n, इक्वेशन 3। ये तीन समीकरण हमने तीनों नियमों से प्राप्त की हैं। हम अब तीनों समीकरणों से देखेंगे। फ्रॉम तीनों समीकरणों को देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो आयतन है वो देखिए, आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती है, ताप के सीधे समानुपाती है और n के सीधे समानुपाती है। तो n into T into 1/T। एक बार तीनों देखिए, दाब आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती है, ताप के सीधे समानुपाती है, मोलों की संख्या के सीधे समानुपाती है। तो हमने वही किया, V is directly proportional n into T और 1/T। T को इधर ले जाइए या पहले एक स्थिरांक ले लीजिए, कोई बात नहीं। V is equal to R n into T into 1/T। T को इधर ले जाइए तो PV बराबर n R। ये इस समीकरण को आदर्श गैस समीकरण कहते हैं, जहां R एक स्थिरांक है जिसे गैसीय स्थिरांक है, गैसीय स्थिरांक है, गैसीय स्थिरांक है। और इस R का आपको जरूरत पड़ेगी मान की, तो R के दो मान यूज होते हैं, तो देखेंगे 0.08 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल, पहला मान। दूसरा मान 8.314, ये जूल में है, जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। ये दो मान इसके आगे यूज किए हैं। जहां स्मॉल n ये मोलों की संख्या है, गैसीय मोलों की संख्या, और ये मोलों की संख्या बराबर होता है गैस का भार बटे गैस का अनुभार। भार को W कहते हैं, अनुभार को M कहते हैं। तो ये मान आप इस समीकरण में M के स्थान पर रख सकते हैं। तो PV बराबर W/N/T। अगर आपको गैस के अनुभार की गणना करनी है, गैस का अनुभार W बराबर गैस का अनुभार N निकालना है, तो M बराबर WRT/P। इस फार्मूले से आप किसी भी दिए गए गैस के अनुभार की गणना कर सकते हैं। तो ये वो समीकरण है जिसमें आपको आयतन भी है, दाब भी है, ताप भी है,
तीनों का एक साथ अध्ययन कर सकते हैं तो इस समीकरण को हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। इस पर आधारित आपको अंकित प्रश्न की गणना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।